Good morning, everyone. Now we start the second topic of differing stands within the non-corporation movement. आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक 2 जो आंदोलन के भीतर विभिन्न धाराओं की बारे में जो चर्चा की जा रही थी उस पर हम लोग विचार करेंगे। चूँकि असहयोग आंदोलन पूरे भारतवर्ष में किस प्रकार से स्प्रेडअप हो रहा था, किन किन धाराओं के बीच में चल रही थी, उन चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। खास करके कंट्री साइड में क्या स्थिति थी, ग्रामीण क्षेत्रों जिसको कंट्री साइड हम कहते हैं, शहरी क्षेत्रों में क्या स्थिति थी, मजदूर वर्ग की क्या स्थिति था, किसान क्या करते थे, क्या इसमें पार्टिसिपेंट होते थे कि नहीं होते थे, इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट began to January 1921. Various social groups participated, each groups with its own specific aspiration movement in towns. Thousands students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned. Lawyers gave up their legal practice. Foreign goods were boycotted, liquor shops pickets, foreign clothes burnt in huge bonfires. It affected the economy of the British government. Their imports of foreign clothes have from the 102 crore to 57 crore. In many places, merchants refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. The movement in cities gradually slowed down because khadi cloth was more expensive than mill-made cloths. Alternative Indian institutions had not been set up, so students and teachers began thinking back to government schools and colleges. कहा गया है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को में सबसे बड़ी बात क्या थी कि गांधी जी के पुस्तक, इससे पहले वाले वीडियो में हमने भेजा है, गांधी जी की पहली पुस्तक जो खास करके भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित, इस पुस्तक का नाम हिंद स्वराज था। इस पुस्तक में जितनी भी बात असहयोग आंदोलन से संबंधित लिखी गई थी उसमें खास करके भारतीयों के लिए जवाबदेह बनाया गया। भारतीयों को ये कहा गया कि जब हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो इसकी शुरुआत जनवरी 1921 ईस्वी में हुआ। सिर्फ इसकी शुरुआत कर देने से ही नहीं होगा, यह आंदोलन बड़ी लंबा चलने वाला है, बहुत ही लंबा चलने वाला है। इसके लिए हमको एक फेज बाय फेज में काम करना पड़ेगा। तो इसमें सभी सामाजिक समूह भाग लिए थे इसमें, और सामाजिक समूह के साथ साथ इसमें शहर से संबंधित जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे वो भी भाग लिए थे, खास करके जो मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे। ये भी कहा जाता है कि गांधी जी के आह्वान पर जितने भी सरकारी स्कूल थे, कॉलेज थे, कोर्ट थे, इन सभी जगहों पर काम करने वाले जितने भी भारतीय थे सब धीरे धीरे अपने काम से लौटने लगे। स्टूडेंट भी स्कूल छोड़ने लगे और छोड़ करके गांधी जी के आह्वान पर सब आकर के घर में बैठने लगे और आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। कहा गया है कि लीगल प्रैक्टिस भी कोर्ट में जो भारतीय वकील थे वो करते थे, वो भी अपना लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया और विदेशी सामानों को बहिष्कार किया। विदेशी सामान को बहिष्कार करने के पीछे लॉजिक ये था कि हम लोग इन सारी कार्यों को अगर एक साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर ब्रिटिश सरकार की आर्थिक स्थिति की कमर टूट जाएगी। लेकिन ये गांधी जी की सोच थी, इसका निगेटिव पहलू भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो ये कहना था कि हम लोग अगर विदेशी सामान छोड़ देंगे, हम लोग अगर शराब पीना बंद कर देंगे, हम अगर शराब का प्रयोग नहीं करेंगे, इन सभी जगहों पर आग लगा देंगे, विदेशी सामानों को बहिष्कार करके सबको जलाएंगे, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ब्रिटिश सरकार पर पड़ेगा। यह कार्य योजना बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही थी। इसी बेहतरीन तरीके से चलने में ये बताया गया है कि विदेशी व्यापार करने वालों में सबसे अधिक क्षति हुआ। वो क्षति कैसे हुआ तो कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार का जो विदेशी आयात था वह आयात 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ के आसपास आ गया। और देखा यह गया कि जो विदेशी व्यापार है, जो विदेशी सामान है, विदेशी व्यापार है, जो विदेशी वित्तीय स्थिति है, उसमें बहुत बड़ी गिरावट दर्ज किया गया। ये भी बताया गया है कि यह आंदोलन साधारणतः
भारतीय लोगों को प्रेषित किया गया कि हम लोग विदेशी कपड़ों का भी प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग अपनी स्वदेश निर्मित खादी का प्रयोग करेंगे, और खादी के प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होगा, और विदेशी कंपनी में जो कपड़ा बन रहा है वेस्टर्न कल्चर्ड का, वो कपड़ा हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश सरकार को आर्थिक क्षति होगी। लेकिन ये हमारी सोच थी। हमारे देश में मध्यम वर्गीय और गरीबों की संख्या उसमें बड़ी तादाद में थी। खादी की कपड़े सभी नहीं पहन सकते थे क्योंकि वह काफ़ी एक्सपेंसिव था, और एक्सपेंसिव होने के नाते सभी लोग इसको एफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये परिस्थिति थी उस समय भारत की, और यही कारण है कि धीरे धीरे देखा गया है कि जिस प्रकार से ये अधिक दिनों तक ये आंदोलन मतलब स्टैंड नहीं कर पाया, और धीरे धीरे चूँकि अगर विद्यार्थी स्कूल छोड़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शनल कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था जिस व्यवस्था के कारण हम उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। और फिर कोर्ट में बात करते हैं, अगर प्रैक्टिस का, प्रोफेसर की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, तो कितने दिन तक हम लोग अपने घर में रह सकते हैं, यह एक बहुत बड़ी विडंबना थी। और यही कारण है कि यह ज़्यादा दिन तक आंदोलन सर्वाइव नहीं कर पाया, और धीरे धीरे लोग अपने काम में बैक होने लगे, जैसा कि बताया गया है और जैसा कि देखा गया है इतिहास के पन्नों पर। और इतिहास के पन्नों पर ही नहीं, भारतवर्ष में या विदेशी जितने भी फॉरेन राइटर्स हैं या भारतीय राइटर्स हैं, जितने भी हिस्टोरियंस हैं, सब अपनी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि कितनी बड़ी परिस्थितियां उस समय यह खड़ा हुआ था कि भारत में गरीबी तबका सबसे अधिक था, मध्यम वर्गीय सबसे अधिक था, ऑप्शनल कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण पुनः लोगों को लौटना पड़ा। अब इसमें सब टॉपिक कुछ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कंट्री साइन ज्वाइंड बाय द पीजेंट एंड ट्राइबल लाइक्स इन अवध। अवध में अब यह आंदोलन का नेतृत्व कौन लिया, अवध में नेतृत्व कौन लिया, आंध्र प्रदेश में नेतृत्व कौन लिया, और फिर उसके बाद हम कहते हैं आसाम में कौन लिया और यूपी में कौन लिया, इस पर चर्चा करना जरूरी है। जो कंट्री साइड था, कहता है कि मूवमेंट वाज लीड बाय द बाबा रामचंद्र अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड द तालुकदार्स बिकॉज दे demanded high rents and the many other cases, so peasants demanded reductions of the revenue, abolitions and the abolitions of the begar and social boycott operated landlords, है ना। peasants organized नाई धोबी बंद। कहता है कि बाबा रामचंद्र जो थे, हम कह सकते हैं कि यह बाबा रामचंद्र जो खास करके अवध से संबंधित थे, और लैंडलॉर्ड और तालुकदार के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ा बगावत शुरू कर दिया था। चूँकि जो लैंड का रेंट होता था ये काफ़ी इनका हाई होता था, यह गरीब किसान से यह डिमांड करते थे, और इसमें किसान क्या कहते थे, जो लगान ली जाती है उस लगान को कम किया जाए, जो कि इस बात को मानने से खास करके लैंडलॉर्ड और जो ज़मींदार थे इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इसी के कारण है कि इस चीज़ को सामाजिक बहिष्कार किया जाए, और ख़ास करके इसके अगेंस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जाए, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम नाई धोबी बंद आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह सभी गोलबंद हुए, और गोलबंद होने के बाद जितने भी जमींदार प्रवृत्ति के लोग थे और जो भूस्वामी थे, उन लोगों को सबक सिखाने की प्रक्रिया बाबा रामचंद्र अपने नेतृत्व के अधीन कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कहता है कि इन द गोल्डन हिल्स militant guerrilla movement spread in early 1920 because they were prevented from entering of the forest graze cattle। कहता है कि गोल्डन हिल्स एक मिलिट्री गुरिल्ला मूवमेंट के रूप में स्प्रेडअप हुआ 1920 में, क्योंकि ये प्रिवेंटेड फ्रॉम एंट्रिंग ऑफ द फॉरेस्ट इन ग्रेज कैटल, यानी फॉरेस्ट में मवेशी चराने के लिए इसमें प्रतिबंध लगा दिया था। फिर कहते हैं टू कलेक्ट फ्रूट्स फायरवुड्स द फॉरेस्ट, यानी ये कह सकते हैं कि यह एक जनजाति सोसाइटी जो होते हैं, जिसको ट्राइबल सोसाइटी हम कहते हैं, ये लोग जंगल में घास के लिए, मवेशी को चराने के लिए, फल के लिए और जलावन के लिए, इन सारी व्यवस्था करने के लिए वो जंगल का रुख करते थे, वन का रुख करते थे। जो फॉरेस्ट लॉ आया था उसमें वहाँ के ट्राइबल किसानों को इसमें कानून से प्रतिबंधित कर दिया गया था, चूँकि आप वहाँ पर नहीं जा सकते थे, है ना, कि व्हेन गवर्नमेंट फोर्स देम
to beggar on road constructions and revolted under the leadership of the अलूरी सीताराम राजू। और यह जो आंदोलन था, यह अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को मतलब नेतृत्व करने का काम यही सीताराम राजू ने किया, जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका में इन ब्रिटिश साम्राज्य के जो खास करके गरीब किसान थे, जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग थे, जो जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले समाज थे, उन समाजों पर जो प्रतिबंध था उसके अगेंस्ट में यह आंदोलन उन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से चलाने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं इन आसाम। आसाम में क्या हुआ, तो प्लांटेशन वर्कर रिवोल्टेड अगेंस्ट द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। कहता है कि प्लांटेशन वर्कर ने एक भारतीय इमिग्रेशन एक्ट लागू किया था ब्रिटिश सरकार 1859 ईस्वी में, जिसके अगेंस्ट में प्लांटेशन वर्कर ने रिवोल्ट किया था कि व्हिच डिड नॉट परमिट टू वर्कर्स टू लीव द टी गार्डन्स। यह इस एक्ट के आने के बाद वह टी प्लांटेशन में काम नहीं कर सकते थे, गार्डन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, बिना अनुमति के वो गार्डन में नहीं जा सकते थे। दे वेयर रेयरली गिवन सच परमिशन, जब भी वह जाना पड़ता था तो बिना अनुमति के वह नहीं जा सकते थे। यह भी आसाम के टी प्लांटेशन के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना को लेकर के भारतीय जो भी आंदोलनकर्मी थे इस पर काफ़ी एक्टिव थे और इसको वापस लेने के लिए प्रेशराइज करने का काम किए। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, आप जानते हैं कि 1920 से 1922 के बीच में नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ क्यों करना पड़ा, इस बात के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है यूपी, इवेंट ऑफ यूपी। हम बात करते हैं कि 1922 ईस्वी में खास करके चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जो चौरी चौरा की घटना गोरखपुर की है। कहता है कि 1922 at Chori Chora in Gorakhpur, a peaceful demonstrations in a bazaar turned into a violent clash with the police in which, यानी इसमें यह स्पष्ट कहा जाता है कि in which 22 police men were burnt alive. Seeing the violence, गांधी जी called off the non-corporation movement। कहता है कि गोरखपुर जिला के अंतर्गत एक चौरी चौड़ा गांव है, जहां पर भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश के पुलिस पिकेट्स को बम से उड़ा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मारे जाने की इसमें तत्काल पुष्टि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, जिसके कारण गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था। तो यह इवेंट एक महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि अगर हम सही दृष्टिकोण से अगर देखें तो नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इवेंट इन स्टार्टेड 1922 यानी 1920 से 22 में यह शुरू हुआ, लेकिन रियली स्टार्टेड इन इंडिया एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट मिडिल क्लासेस। लेकिन जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था भारत में मिडिल क्लासों का, उसमें इसकी शुरुआत 1921 से हुआ है। और गांधी जी के हिंद स्वराज पुस्तक में जितनी भी क्रांतिकारियों के लिए उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, उसी पुस्तक के आधार पर इस नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। और इस प्रकार से कंट्री साइड के अंतर्गत खास करके यूपी में, आसाम में, आंध्र प्रदेश में और खास करके अवध में ये जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का चर्चा इस टॉपिक के माध्यम से हम आपके बीच में किए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। वैसे तो हम नोट्स के रूप में टॉपिक वाइज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज रहे हैं, आप इसको निश्चित देखेंगे, लेकिन वीडियो में भी हम आपको बोल देते हैं, इसको सुने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हु लेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध। अवध में पीजेंट मूवमेंट को लीड कौन किया। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन थे। तीसरा क्वेश्चन है व्हिच पार्टी मद्रास डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस। किस पार्टी ने मद्रास के काउंसिल इलेक्शंस को बहिष्कार नहीं किया। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म पिकेट्स मीन। कहता है कि पिकेट्स मीन का क्या अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। 1859 का इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था।
तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पुलिसमैन वेयर बर्न्ट अलाइव इन चौरी चौरा इंसिडेंट। कहता है चौरी चौरा इंसिडेंट में कितने पुलिसकर्मी मारे गए। फिर उसके बाद कहता है कि हु वाज द लीडर ऑफ द ट्राइबल पीजेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ट्राइबल पीजेंट्स लीडर कौन थे, यानी आंध्र प्रदेश से संबंधित जो ट्राइबल पीजेंट हुआ था उसके लीडर कौन थे। अगला क्वेश्चन है हु फॉर्म द अवध किसान सभा। अवध किसान सभा को किसने बनाया, फॉर्म किया था। और 9 क्वेश्चन है गिव 3 डिमांड्स ऑफ द पीजेंट्स इन अवध। अवध के किसान के 3 डिमांड कौन कौन थे, 3 मांग कौन थे, वो लिखना है। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। आप इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन सुनेंगे भी और लिखने का भी प्रयास करेंगे। वैसे नोट्स में हम ये क्वेश्चन भेजेंगे, आप लोग जरूर इसका उत्तर हमको पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।